दूसरा शासक है। इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा था जिसने मुगल वंश की स्थापना करी थी और पहला राजा बना था मुगल वंश का, लेकिन उसका कार्यकाल ना बहुत छोटा सा ही था, सिर्फ 4 साल का उसके कार्यकाल था। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है और उसके बाद जो उसका बेटा होता है हुमायूं, ठीक है, उसका बेटा जो होता है हुमायूं, वो राजा बनता है। तो आज इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बाबर के मरने के बाद मुगल वंश का क्या हुआ, हुमायूं ने राजगद्दी संभाल पाई या नहीं संभाल पाई, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हुमायूं का नाम था वो था नासिर उद्दीन मोहम्मद। उसका जो वास्तविक नाम था ना नासिर उद मोहम्मद, ये रियल नाम है हुमायूं का। उसका उपनाम जैसे निकनेम होता है ना घर का नाम, वो था हुमायूं। लेकिन जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो हुमायूं के नाम से ही बैठा था। तो आज भी हिस्ट्री में काफी सारे लोग ये जानते नहीं है कि उसका असली नाम ये था, क्योंकि सब उसको हुमायूं के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो हुमायूं के नाम से ही फेमस था, क्योंकि निकनेम नाम से ही वो गद्दी पे बैठा था। अब तक क्या होता था, जो राजा होते थे जो उनका असली नाम होता था उसको छोड़ के एक उपाधि लेते थे या किसी और नाम से गद्दी पे बैठते थे। लेकिन हुमायूं ने अपना जो वास्तविक नाम था उसको छोड़ के जो उसका निकनेम था उससे गद्दी पर बैठा था हुमायूं। और इसका जन्म हुआ था 6 या 8 मार्च को 1508 में। मैंने 6 और 8 इसलिए लिखा है क्योंकि किसी किताब में 6 मार्च है, किसी किताब में 8 मार्च। तो 6 या 8 मार्च 1508 में ये पैदा हुआ था। और जब ये राजा बनता है तो ये सिर्फ 22 साल का था। 22 साल की उम्र में ये राजा बनता है और ये पहला ऐसा शासक था जिसने ना अपने पापा के अनुसार अपनी प्रॉपर्टियों को, जो भी प्रॉपर्टी थी उनको बांट दिया था। जैसे जो उसके भाई थे उसको तो अच्छा तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू ये रख ले। ये इसके पिताजी पहले ही ना डिस्क्राइब करके गए थे कि देख तेरे को आगे जाके ना लड़ने वड़ने की जरूरत तो है नहीं, ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी के भाइयों से लड़ता फिरेगा क्या, कोई जरूरत नहीं है, मुझे छोटी छोटी चीजें दे और आराम से रूल कर खुशी हंसी खुशी प्रॉपर्टी बांट करके रहो, ठीक है। देखो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि जो भी राजा होता था राजा का बेटा राजा बनता था और सारी प्रॉपर्टी उसकी, उसका कोई भाई वगैरह भी होता था तो उसको मार मार के सारी प्रॉपर्टी अपनी ही कर लेता था। लेकिन ये मुगल टाइम के यहाँ से पता है क्या स्टार्ट हुआ कि जो प्रॉपर्टी होगी ना किसी एक के पास ना जाके, कोई एक रूल ना करके सब में इक्वल बटेगी। जैसे अभी अब होता है, आज के टाइम पे होता है कि मान लो अगर किसी की प्रॉपर्टी 100 गज है तो दोनों बेटों में 50 गज बचती है। ऐसा नहीं होता कि बड़ा वाला बेटा राजा बन जाए, बड़ा वाला रूल करे और सब उसके अंडर रहे, नहीं। तो ये जो चीज स्टार्ट हुई थी ना, जो अब होती है आज के टाइम पे, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये मुगल वंश से स्टार्ट हुई थी, बाबर के टाइम से स्टार्ट हुई थी कि सारी प्रॉपर्टी को बराबर बराबर पार्ट्स में बांटना है। तो हुमायूं पहला ऐसा शासक माना जाता है कि जैसे इसके पिताजी ने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी इसमें बांट दे उसमें बांट दे, तो हुमायूं ने वैसा ही करा था। इसने अपने पापा की बात मानी थी और इसने वैसा ही करा था, ठीक है। तो अब इसने क्या करा था उसके हिसाब से, तो ये राजा बना था 29 से 30 दिसंबर को 1530 में। 22 साल की उम्र में ये राजा बना था, ठीक है। और इसने क्या करा था, प्रॉपर्टी बांटी थी। तो इसका जो भाई था कामरान, उसको इसने काबुल और कंधार दे दिया था। काबुल कंधार जो अभी अफगानिस्तान में है। मिर्जा अस्करी इसका जो भाई था उसने उसको संभल दे दिया, ये यूपी का एक जगह है, यूपी में एक जगह है संभल, वो दे दिया था। और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ जो कि राजस्थान में है वो सारी चीजें दे दी थी। और इसका एक कजन भी था, कजन को भी इसने प्रॉपर्टी दी थी, वो भी बांट दी थी। और इसकी जो वाइफ है ना, इसकी बहुत सारी वाइफ है, बहुत सारी वाइफ्स है, लेकिन हमको सबके नाम नहीं याद रखने। हमने जो मेन मेन थे ना, मैंने वो इंपॉर्टेंट यहाँ लिखे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हाँ, जिसे कह सकते हैं कि भाई जिसने कुछ काम करा है, तो वो थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम इसलिए फेमस है क्योंकि इन्हीं की कोख से महान अकबर द ग्रेट ने जन्म लिया था, इसलिए हमीदा बानो बेगम, एक बेगा बेगम और एक हाजी बेगम, ये इसकी बेगम है जो इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो हमने उसकी जो थी ना हुमायूं की कुछ पर्सनल बातें जान ली कि अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सारी चीजें हो गई। अब ना थोड़ा सा जानते हैं कि जब ये रूल कर रहा था तब क्या हुआ। देखो कहते हैं ना कि किसी किसी की किस्मत साथ नहीं देती, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा काम ना हुमायूं के साथ भी हुआ था कि इसकी किस्मत ना बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। ये अपनी लड़ाई तो बहुत करी थी, कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था कि ये जीत जाए या कुछ इसके हिस्से में आ जाए, बट हो नहीं पाया। स्टार्टिंग में तो ठीक चला चीजें, स्टार्टिंग में तो जैसे ही चाह रहा था वैसे चला, पर धीरे धीरे करके जो सारी सिचुएशन थी ना इसके अपोजिट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। वहां से हुमायूं थोड़ा घबराने लग गया। देखो हुआ क्या था कि ना हुमायूं के बाबर के मरते ही, अब जैसे बाबर जो था अपने एंड टाइम तक लड़ाई करे जा रहा था, तो इसने सोचा कि भाई क्यों ना मैं भी लड़ाई करूं। तो इसने ना लड़ाई शुरू कर दी, मतलब बाबर के मरते ही इसने लड़ाई शुरू कर दी। अब ये स्टार्टिंग की एक दो लड़ाइयों में सफल भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके ना ये हारना स्टार्ट हो गया।
पहली एक दो लड़ाई जीता, इसको कॉन्फिडेंस बढ़ा, अच्छी चीज है, चलो जीता, तोपों के बल पे जीतता था, जीता, पर धीरे धीरे एक बार हारा, इसको संधि करनी पड़ी एक दो बार, फिर ये हारना स्टार्ट हो गया। तो वहां से इसका कॉन्फिडेंस ना डाउन हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो जैसे मैंने सोचा ना बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है। तो वो बहुत सारी लड़ाइयां हैं जिसमें ये हारा, कुछ में जीता और किसी में इसने संधि करी। तो उन सारों को मैं नहीं लिख रही, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 लिखे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही है। तो इसमें पहला है चौसा का युद्ध 1539, ठीक है, 30 से लेकर 38 तक 8 सालों तक ये लड़ा है, उसकी स्टोरी बता दी मैंने। अब 1539 में ना चौसा की लड़ाई लड़ी इसने, चौसा का युद्ध हुआ। तो चौसा कहाँ पर है, गंगा के किनारे है, ये गंगा के किनारे बक्सर का एरिया होता है ना, इसे बक्सर का युद्ध भी बोल सकते हैं, बक्सर का युद्ध, ये बक्सर के पास है, चौसा का युद्ध गंगा नदी के पास है, वहां पे इसकी लड़ाई हुई। तो उस टाइम पे ना शेर खां था वहां का राजा, शेर खां, शेर खान तो वेट ही कर रहा था, ये मई जून के आसपास की बात है। तो शेर खान वेट कर रहा था कि कब बारिश वगैरह हो, बारिश होगी तो देखो तोपे और बंदूकें तो चल नहीं पाएंगी, वो काम की रहेंगी नहीं किसी की, तो इस तरीके से जीत जाएगा। और पहले क्या होता था, रात में लड़ाई नहीं होती थी, घंटा बजाते थे, सूर्योदय के साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती थी और सूर्यास्त के समय लड़ाई खत्म हो जाती थी। तो उस टाइम पे जो शेर खां था ना वहां का राजा, इसने क्या करा, हुमायूं की जो सेना थी ना, सोती हुई सेना पे अटैक कर दिया था, सोती हुई सेना पे अटैक करा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो ये जो चौसा का युद्ध था ना 1539 वाला, ये हुमायूं हार गया। और हुमायूं हारा तो इसके बहुत सारे सैनिक थे, एकदम से समझ नहीं पाए, अरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोग थे ना, गंगा नदी में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, कुछ लोग भाग गए। तो उसमें ये हुमायूं भी था, हुमायूं भी वहां से कि चल यार लड़ाई वड़ाई तो देखी जाएगी, पहले मैं अपनी जान तो बचा लूं, मैं ही रहूंगा तो लड़ाई कौन करेगा। तो ये फटाफट से भागता है, वहां पे टेंशन में आके जल्दी से भागता है, नदी में कूद जाता है ये भी। तो वहां पे ना एक निजाम नामक भिश्ती होता है, भिश्ती मतलब वो जो काम करते हैं कुछ, तो निजाम नामक एक इंसान ने ना इसकी जान बचाई होती है। तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब ये वापस अपनी दिल्ली में पहुंचता है, अपने रूल करता है। तो इसको लगता है कि भाई इसने तो बहुत अच्छा करा है, मेरी मेरी जान बचाई है इसने। तो वो इतना खुश होता है कि वो उस निजाम को, जो कि एक भिश्ती होता है, उसको एक दिन का बादशाह बना देता है। और उस एक दिन के बादशाह में वो भिश्ती, निजाम नाम का भिश्ती क्या काम करता है, चमड़े के सिक्के चला देता है। देखो अब तक तुमने सुना होगा चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जीतल, तांबा, ये सारे टका, ये सब सुना होगा, बट चमड़े के सिक्के पहली बार चले हैं। तो सबसे पहले चमड़े के सिक्के किसके शासनकाल में चले, हुमायूं के। चलवाने वाला कौन था, हुमायूं, क्योंकि वो ऑर्डर करेगा तभी तो चलेगा ना, क्योंकि रियल राजा तो वही है। बट एक दिन के राजा ने सिक्के चलाए, किसने, निजाम ने, एक दिन के राजा ने सिक्के चलाए, पर वो हुए किसके काल में, हुमायूं के शासनकाल में। तो चमड़े के सिक्के चले थे इसके शासनकाल में। और फिर इसने ना क्या करा, और वो जो था कहाँ, हाँ, जो चौसा का राजा था ना शेर खां, उसका नाम था शेर खां, भाई वो तो इतना खुश हो गया, उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, ओए मैंने दिल्ली सल्तनत के राजा को हराया है, मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठे मैंने राजा को हरा दिया, मतलब मैं इतना सा एरिया, मेरे बिहार का छोटा सा बक्सर, उसका राजा हूँ और वो दिल्ली का राजा, मैंने उसको हरा दिया। उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है डबल, वो अपना नाम बदल के रख देता है शेर शाह सूरी। तो यहाँ से जो शेर खां था ना, ध्यान रखना ये शेर शाह सूरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम हुमायूं के ऊपर टारगेट करते हैं, क्योंकि हुमायूं है हमारा मेन फोकस, उसके ऊपर करते हैं। तो वो अपना नाम यहाँ से बदल लेता है, शेर शाह सूरी कर लेता है। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि शेर खां अपना नाम बदल के शेर शाह कर लेता है, किसमें, चौसा का युद्ध में। चलो ठीक है, हुमायूं की जान बच गई, जैसे तैसे आ गया वहां पे दिल्ली में रूल करने। अब उसको ना बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ती है कि इसने मुझे हराया है, मुझे, मैं बताऊंगा इसको। तो इसको इतनी ज्यादा हुमायूं को गुस्सा चढ़ती है, अपनी सेना इकट्ठी करता है और वो चलो भाई लड़ाई करने चलो, इसको तो मैं बताऊंगा। तो अगले ही साल ही फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर इस बार लड़ाई कहाँ होती है, कन्नौज के पास का एरिया है बिलग्राम, बिलग्राम में लड़ाई होती है 1540 में। अगले साल ही अपनी सेना वेना तैयार करके जाता है लड़ने के लिए, इसी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है बिलग्राम में। अब इसको कहते हैं बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। रूलर अभी भी वही है, शेर खां जो बन गया शेर शाह सूरी, रूलर अभी भी वही है। भाई यहाँ पे तो इतना ज्यादा बुरा हाल हुआ ना इसका, इतना ज्यादा बुरा हाल हुमायूं का, कि इसको वापस दिल्ली तो छोड़ो, इसको ना वो दिल्ली ही छोड़ के भागना पड़ा। फटाफट से पहुंच के अपनी पत्नी वत्नी, जो थोड़े सिपाही और जो उसके जो
भरोसेमंद आदमी होंगे उनको लेकर के निकल गया और लाहौर भाग गया, क्योंकि इसको पता था अब जो शेरशाह सूरी है वो इसका पीछा करते हुए यहाँ पे आएगा और अगर इसको जिंदा पकड़ लिया तो इसको मार डालेगा। तो ये इतना ज्यादा डर जाता है कि ये ना यहाँ से भाग ही जाता है, यहाँ से लाहौर भाग जाता है तुरंत ही, सब कुछ सामान ले ला के। उसको इतना ज्यादा डर लगता है कि क्या करें। तो अब यहीं से क्या होता है, हुमायूं का ना बहुत बुरा टाइम शुरू हो जाता है। सोचो, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं है ना, हुमायूं जो एक राजा का बेटा है, जो राजकुमार होना चाहिए, तो उसके इतने ज्यादा बुरे दिन आ जाते हैं कि उसको ना छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है। तो अब देखो ये ना कि बुरे वक्त में सारे लोग अपनी औकात दिखा देते हैं, तो वही सेम हाल इसके साथ भी था। अब ये कुछ लोगों को ले ला के गया है, जब तक इसके पास जितना पैसा वैसा थोड़ा, कितना लेके जाएगा, इंसान भाग रहा है, इंसान को सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, तो इंसान लेकर के कितना सामान जाएगा। तो जो भी पैसा वैसा लेकर के गया जब तक था ठीक है, जब जैसे वो खत्म होने लगा तो लोग उसको राजा की तरह ट्रीट करना छोड़ ही दिया बिल्कुल भी। अब ऐसे कहा है कि मतलब कि मान लो जब ये लोग जा रहे होते हैं ना, तो घोड़े पे बैठ के जा रहे होते हैं, राजा का घोड़ा होता है, राजा की वाइफ घोड़े पे बैठी होती है और कुछ सिपाही इसके आसपास चल रहे होते हैं घोड़े पे। तो क्या होता है, अब लोग इतने भूखे प्यासे होते हैं, कभी पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ना इसकी जो वाइफ होती है, वाइफ ना प्रेग्नेंट होती है और वो 8th मंथ की प्रेग्नेंट होती है आई गेस, है ना। तो इसका घोड़ा ना मर जाता है, वाइफ का घोड़ा मर जाता है। अब देखो सब घोड़े पे चल रहे हैं, अब वाइफ जो 8 मंथ से प्रेग्नेंट है, तो हुमायूं तो उसको बोल नहीं सकता कि तू पैदल चल यार, कैसे चलाएगा। तो हुमायूं क्या करता है कि अपना घोड़ा उसको दे देता है, मतलब उसकी वाइफ का तो घोड़ा मर गया, अपना घोड़ा उसको दे देता है हुमायूं कि तू इस पे बैठ जा। तो हुमायूं ना बाकी सबके मुंह देखता है कि जो सिपाही वगैरह होते हैं कि शायद इनमें से कोई उतर के बोलेगा कि आप तो राजा हो, आप इस गद्दी पर, मतलब आप घोड़े पर बैठो, हम पैदल चलेंगे। लेकिन अब वही है, बुरा टाइम चल रहा है, मुसीबत में है, सबको अपनी पड़ी है। तो कहते हैं तो कोई ने भी हुमायूं की मदद नहीं करी थी, और हुमायूं, पूरे सारे लोग घोड़े पे चल रहे हैं, उसकी वाइफ को घोड़े पे बैठा दिया, और हुमायूं पूरे जो लोग थे, पूरे गुट के साथ, पूरे समूह के साथ पैदल चल रहा था। बाकी सारे लोग जो थे वो घोड़े पे चल रहे थे, और अकेला हुमायूं जो राजा था, राजा की देखो सोचो ऐसी हालत हो गई कि वो पैदल चल रहा था। तो जो वक्त का कुछ नहीं पता होता कब कहाँ कैसे पलट जाए। तो यही सेम चीज हुमायूं के साथ भी हुई थी। सिपाही वगैरह लोग जो साथ थे वो अपना उसको राजा की तरह ट्रीट ना करके भागा हुआ ही ट्रीट करने लग गए, मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं ऐसे। मतलब बहुत बुरा टाइम इसने देखा कि खाने को नहीं होता था, पीने को नहीं होता था, बहुत बुरा देखा। तो फिर ऐसे कर करके ये चला जाता है राणा वीरसाल। ये अमरकोट, अमरकोट है सिंध में है अमरकोट, वहाँ के राजा होते हैं राणा वीरसाल। तो वीरसाल जो है इनको मतलब रहने के लिए जगह वगह देते हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं 1-2-3 साल ये यहाँ पे मतलब रहता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो हमारे जो हिंदू लोग हैं, मतलब कितना सही है, मतलब हिंदू नहीं कह रही मैं, मतलब वो जो लोग हैं ना इंडियंस, हम जो इंडियंस हैं कितने उदार होते हैं। बाहर वाला हमारे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन हम सामने वाले के लिए कितने उदार होते हैं। देखो यही जो बाबर था, बाहर से आया था, दिल्ली के कितने रूलों को, राणा सांगा को मार दिया, मेदिनी राय को मार दिया, सब कुछ। और ये राणा वीरसाल, इसको पता है कि जो इसके पूर्वज रहे होंगे राणा सांगा और सब कुछ, इसके फादर ने उनको मारा हुआ है, बट स्टिल एक इंसानियत के नाते कि हाँ इसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, वाइफ प्रेग्नेंट है, कोई भी साथ में नहीं, इसको अपने पास रखा। और बहुत साल इसने बोल देता तेरे को भाई जितने साल रहना है तो रह यहाँ पे, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इनकेस अगर शेरशाह सूरी तेरे ऊपर अटैक कर देता है तो मैं बचाऊंगा तुझे, मेरी सेना तेरे साथ खड़ी रहेगी, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे राणा वीरसाल के महल में ही रहता है, और यहीं पे जन्म होता है अकबर का जन्म। अकबर का जो महान अकबर है उसी का जन्म होता है हमीदा बानो की कोख से 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में, 2 साल बाद ही अकबर का यहाँ पे जन्म होता है। ठीक है, तो फिर इसका ना टाइम ऐसे ही चल रहा होता है, थोड़ा इतना ज्यादा खास हो नहीं रहा होता। 1540 से जो 1555 था ये भटकता रहा था, 15 साल इसने ऐसे भटकते भटकते निकाले। अब ये राणा वीरसाल के महल में भी कब तक रहता, कुछ ना कुछ तो इसको करना ही था। मान लो शेरशाह सूरी को खबर हो जाती या बात फैल जाती लोगों में, तो ये शेरशाह सूरी का ये सिंध का खोल छोड़ करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते क्या मिलता है इसको, सिंध, काबुल ये सब क्रॉस करता हुआ जाता है, ईरान में पहुंच जाता है। ईरान में तो ईरान का जो राजा होता है ना वो सिया को मानता है। सिया मुसलमान 2 कैटेगरी में बटे होते हैं ना, सिया और सुन्नी। तो जो वो सिया संप्रदाय को मानने वाला होता है, बट हुमायूं जो होता है वो सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला होता है। तो एक तरीके से इनको भिड़ना चाहिए, बट भाई हुमायूं को तो अभी हेल्प चाहिए, कोई है नहीं उसके साथ साथ वगैरह देने के लिए। तो वो क्या करता है, यहाँ पे सिया धर्म को अपना लेता है, मतलब सुन्नी से सिया बन जाता है, और वो ईरान वाला जो आदमी है इसको अपने पास रख लेता है, और इसको मतलब एक तरीके से वो दे देता है, मतलब रक्षा करता है इसकी, बेसिकली हर चीज से, किसी भी प्रॉब्लम वगैरह से अपने पास रख लेता है। और वहाँ पे जो हुमायूं होता है ना उसको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देता है, जो ईरान का राजा है उसको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई ये तो बढ़िया इंसान है,
अब ये सारी कंडीशन इसे पता चलती है, अच्छा इसके साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसको बहुत बुरा लगता है। तो ये क्या कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू वापस जा, तू लड़ाई कर जाके, तू दिल्ली में जा, तू लड़ाई कर जाके, मैं तेरे साथ हूँ। अगर इस बार तुझे जरूरत पड़ती है किसी भी सेना की या किसी की भी, तो मैं आसपास के लोगों से हेल्प मांगूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा। और ये क्या करता है, उसको ना 34,000 सैनिक दे देता है, 34,000 बिल्कुल ट्रेन सैनिक, जिसको हुमायूं भी ट्रेनिंग वगैरह देके बढ़िया से प्रशिक्षण देके ले जाता है और कहता है तू जा इंडिया में लड़ जाके। तो इस तरीके से वापस क्या करता है, हुमायूं आता है लड़ाई लड़ने की, चल ठीक है भाई लड़ाई करते हैं, चलते हैं। तो इस बार क्या हुमायूं क्या करता है, एकदम से ना दिल्ली पे अटैक नहीं करता, पहले जैसे जो मेन पॉइंट था ये उस पर अटैक करा था, दिल्ली पे अटैक नहीं करता, ये अंदर धीरे धीरे घुसता है, धीरे धीरे काबुल में घुसता है, काबुल में आता है, कंधार में आता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा पाकिस्तान का जो एरिया होता है वो जीतता है, इतना एरिया अपने पास कर लेता है। तो इस टाइम तक ना दिल्ली तक खबर हो जाती है, आया इस टाइम तक ना दिल्ली तक खबर हो जाती है कि हाँ भाई कोई आया है बाहर से लड़ने, हुमायूं वापस आ गया और वो लड़ाई लड़ रहा है, और वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उसकी सेना भी बहुत स्ट्रांग है, लड़ाई लड़ रहा है वो। तो अब हुमायूं भी तैयार है, हुमायूं भी लड़ रहा है, और धीरे 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 करके आ रहा होता है ये वापस से। तो यहाँ पे ना फिर ये क्या करता है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है, और यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली में वो जो शेरशाह सूरी होती है ना उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर मान लो शेरशाह सूरी होता तो ये तो फिर से हुमायूं को पछाड़ के बाहर कर देता, क्योंकि उसको पता है हुमायूं की कहाँ कमजोरी है क्या नहीं। लेकिन शेरशाह सूरी ना मर गया होता है, इसी का फायदा उठाता है कौन, हुमायूं, वापस दिल्ली की तरफ अटैक करता है। तो इस टाइम पे जो रूल कर रहा होता है ना दिल्ली में, वो सिकंदर शाह सूरी कर रहा होता है, मतलब शेरशाह सूरी का ही वंशज होता है, वो यहाँ पे रूल कर रहा होता है। तो पहले धीरे धीरे मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है, मच्छीवाड़ा एक एरिया है, उसको अपने कब्जे में करता है, फिर आगे ततार को अपने पास कर देता है। यहाँ पे एक बहुत फेमस है यूपी में मिर्जापुर की साइड, चुनार का किला बहुत फेमस है, चुनार का किला वगैरह सब पे कब्जा कर लेता है। और लास्ट में वो लड़ाई लड़ता है सरहिंद का युद्ध का, लास्ट में जो लड़ाई लड़ता है ना वो सरहिंद का युद्ध का लड़ता है, किससे, शेरशाह सूरी का जो वंशज है सिकंदर शाह लोदी से, उससे सिकंदर शाह सूरी के साथ लड़ाई लड़ता है सरहिंद के युद्ध में। और 22 जून है, 22 जून को ना ये हरा देता है किसको, सिकंदर शाह सूरी को हरा देता है, और 23 जून 1555 में वापस से अपना राज्याभिषेक कराता है और राजा बन जाता है। ठीक है, ये लड़ाई लड़ता है इससे, और वापस से ये जुलाई मैंने ठीक लिखा था, जुलाई में 23 जुलाई को ही वो राजा बनता है, 23 जुलाई 1555 में वो फाइनली दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है और राजा बन जाता है। ठीक है, अब आप सबको, सुनने वालों को सबको लग रहा होगा कि अब तो इसका बैड लक खत्म, अब इसका अच्छा टाइम शुरू, अब तो ये फिर से राजा बन गया। लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ये जुलाई में राजा बनता है और मुश्किल से 6 महीने भी रूल नहीं कर पाता, 6 महीने भी शासन नहीं कर पाता। 6 महीने बाद ही इसकी जो है लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो जाती है, मतलब ये मर जाता है, इतनी बुरी तरीके से ये घायल होता है और उसके बाद ये मर जाता है। तो मरते टाइम तक जो था इसका जो बुरा टाइम था, मतलब ये गया नहीं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। इसको ना ज्योतिषी शास्त्र में बहुत ज्यादा विश्वास था। ज्योतिषी शास्त्र ये ना दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था, कि जैसे सोमवार को हरा कपड़ा पहनना है, शुक्रवार को मतलब शनिवार को काला कपड़ा पहनना है, संडे को सफेद कपड़ा पहनना है। ये कलर जरूरी नहीं है सही हूँ, बट ये बात है कि ज्योतिषी में विश्वास करता था ना, तो दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था। और इसको पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। तो अभी कहाँ पर है ये, दिल्ली में जो पुराना किला है ना, पुराना किला के अंदर लाइब्रेरी है, उसका नाम है शेर मंडल की लाइब्रेरी है। ये कहाँ पर है, पुराना किला के अंदर ही है लाइब्रेरी। आप पुराना किला घूमने जाते हो ना, जाओगे कभी भी तो देखना, उसके अंदर ही है शेर मंडल नाम की लाइब्रेरी है, वहां से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। और अब डेथ कैसे होती है, देखो उसकी जो शेर मंडल की जो, अभी सभी सोचते हैं कि अरे लाइब्रेरी से कैसे गिर के डेथ हो सकती है, कैसे गिर के डेथ हो सकती है। तो जो इसकी सीढ़ियां होती है ना, इस वाले शेर मंडल की लाइब्रेरी की, वो ऐसे घूमी हुई होती है, घूमी हुई घूम ऐसे गोल 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 करके होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, कहते हैं कि उस टाइम पे ना नमाज हो रही होती है, जिस दिन ये किताब पढ़ रहा होता है, ये एकदम से अजान होनी शुरू हो जाती है, किताब पढ़ रहा होता है, अजान होनी शुरू हो जाती है। तो ये कहता है कि मुझे भी झुक के नमाज पढ़नी चाहिए। तो अब इसके हाथ में बहुत ज्यादा किताबें होती हैं, इतना ज्यादा स्पेस वहाँ पे लाइब्रेरी में होता नहीं है। अभी किताब और भारी पोशाक पहनते थे, इतने गहने, इतनी ज्वेलरी, इतनी भारी राजा लोग पहनते थे, वही इसने ड्रेस पहन रखी थी। तो ऐसे करके ना ये बैठ के ऐसे घुटनों के बल बैठने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे बैठ के नमाज अदा कर लूँ, मैं पढ़ लूँ। तो ऐसे बैठने की कोशिश करता है। तो इतने में क्या होता है, इसका बैलेंस खराब होता है, सारी किताबें वगैरह के साथ ये जाकर के गिरता है जीने पे, और जीने में ऐसे वो जो मतलब ऐसे जो खा के मतलब चोट खा के गिरता है, और एंड में आके इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद ही इसकी डेथ हो जाती है और ये मर जाता है।
तो अब जो इसके बाद जो इसका फिर बनाया गया हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा बनवाया गया दिल्ली में, वहां पे हुमायूं को दफनाया गया। तो दिल्ली में ही है हुमायूं का मकबरा, जो किसने बनाया था, इसकी वाइफ थी हाजी बेगम, है ना, हमने पढ़ा था ना हाजी बेगम। हाजी बेगम ने इसका वो बनवाया था मकबरा। और इसकी बहन ने किताब लिखी थी हुमायूंनामा, जहाँ से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो हुमायूंनामा इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और सौतेली बहन थी जो इसकी, और उसने बनवाया था वो। और अभी अगर हम पूछे जाए जो ये किताब है हुमायूंनामा कहाँ है, तो ये अंग्रेज ले गए अपने साथ, हमारी चीज को अंग्रेज अपने साथ ले गए। ब्रिटिश की एक लाइब्रेरी है ना, ये उसके अंदर उसकी म्यूजियम है, वहां पे ये किताब इन्होंने रखी हुई है। तो इस तरीके से जो था हुमायूं जो है मर जाता है, और इसके बाद इसका बेटा अकबर राजा बनता है।